आई विल टेक योर क्वेरी एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, आपकी जो क्वेरीज होंगी वो एंड ऑफ द सेशन पे लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वी विल कंप्लीट द टॉपिक। पहले अपना एक टॉपिक जो हमने लिया हुआ है, आज आपका लास्ट लेक्चर रहेगा ये आपका सेकंड चैप्टर इज टू लॉन्ग। ठीक है, इतना लंबा चैप्टर हमारे पास हो गया, काफी लंबे समय से एग्रीकल्चर के चैप्टर के बारे में ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट इज द लास्ट वन। आज आपका फाइनल आपका टच है इस पे, उसके बाद हम फिर इसकी क्वेरीज पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पढ़ने का जो तरीका था वो मैंने आपको बता दिया है। पढ़ने के लिए आप अपना रेगुलर रहो। रेगुलर इन द सेंस आपको कंटिन्यूअसली अपने नोट्स बनाने हैं, वीडियो या फिर आपको कोई भी चीज अगर पढ़नी है तो बुक से जरूर पढ़ लेना एक बार, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स मैंने उठाए हुए हैं वो सारे बुक से ही उठाए हुए होंगे आपके। ठीक है, इसके बाद से आपका वीडियो मिलना बंद होगा। आई होप, मैं ट्राई करूंगा अगर इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह कोई ऑप्शन होगा तो यू विल गेट। ओके, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, गॉट इट। आवाज आ रही मेरी क्लियर सभी को? आवाज मेरी क्लियर है सभी को? फाइन, ठीक है। ओके, अभी रिसेंट में कुछ बच्चे ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार मैं उनको ज्वाइन करवा देता हूँ। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। एक बार मैं रिक्वेस्ट ले लेता हूँ ज्वाइनिंग के लिए। ऑनलाइन है सभी अभी, राइट? अभी मैंने बच्चों आपको पहले ही बोला था कि अपना जो ऑनलाइन है काफी लेट आ रहे हो आप लोग ना, पहले ही आप ऑनलाइन कर लेना चाहिए। रिक्वेस्ट आपको ऑलरेडी भेज दी थी, मैं एक्सेप्ट कर लेता है। चलिए अभी हम लोग शुरू करें सभी। वी आर 13 ओनली, मीन्स टोटल 18 स्टूडेंट्स ने ही ज्वाइन किया अभी तक आप लोग में, तो सभी को अगर आपके कांटेक्ट में हो तो सभी को बोले कि सभी लोग इसको ज्वाइन करें। ठीक है, गॉट इट। मुकुल, आर यू देयर? मुकुल, कैसे बेटा? ओके, फैमिली में सब अच्छे? महक, वॉइस आ रही, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? ओके फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया आपने। पहले आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए था, मैंने आपको बोला था कि पहले आप ज्वाइन करो। बोर्ड इज क्लियर टू एवरीवन? सबको बोर्ड दिख रहे हैं, क्लियर है? ओके, चलो अभी आप सिर्फ सुनते रहना, और आपकी जो क्वेरी आएंगे मैं फिर लास्ट में आपकी क्वेरी ले लूंगा। ठीक है, एक बार यस बोल देंगे सभी। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो हमारे पास है आपका, अभी तक जो हमने डिस्कस कर लिया है वो लगभग चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर के जितना भी एग्रीकल्चर था, टाइप्स ऑफ द एग्रीकल्चर थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में हमने जान लिया है। क्रॉप से रिगार्डिंग मैं आपको एक नॉर्मल चीज बता दूंगा, आपको वो आपको फॉलो करना है। मैंने इसमें देखो तभी अगर आपने वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपके मेजर 3 से 4 पॉइंट ही लिए हुए हैं। एक आपका उसमें छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया है उस क्रॉप का, तो आप सभी को इसी तरह से अगर किसी भी क्रॉप के बारे में पूछा जाता है तो उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन आप देंगे। दूसरा, उसमें आपका क्लाइमेटिक कंडीशन का पॉइंट आप बना देंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन में हमारे पास 2 से 3 चीजें हमें उसमें राइट डाउन करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमने टेम्परेचर को याद रखना है, भी टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर में अगर राइस के बारे में अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, या फिर हम लोग व्हीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें सभी में ही यही करना है, ये 3-4 पॉइंट सभी में ही बनाने। ठीक है, तो उसमें सब टेम्परेचर की अगर आपने रिक्वायरमेंट देखी होगी तो मोस्टली जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर लगभग सभी क्रॉप्स के लिए आइडियल माना जाता है। नो डाउट आप लिख सकते हैं आपका, ताकि आपको अलग अलग से टेम्परेचर लर्न ना करना पड़े। सोयल की अगर आप बात करते हैं तो मोस्टली हमने एलुवियल सोयल के बारे में डिस्कस करना है। ज्यादातर एलुवियल सोयल के अंदर सभी तरह की जो क्रॉप्स है वो उगाती हैं। कुछ खास फसलें हैं वो आपको याद रखनी है, जैसे कि आपका कॉटन है, ब्लैक सोयल के लिए बेस्ट मानी जाती है। रबड़ का आपने डिस्कस किया, लेटराइट सोयल है, टी है, कॉफी है, ये लेटराइट सोयल के लिए बेटर मानी जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, टेम्परेचर के लिए सेम वही रहेगा हमारे पास। जितनी भी क्रॉप्स आपने डिस्कस की हैं या तो वो ट्रॉपिकल रीजन की हैं या फिर वो सब ट्रॉपिकल रीजन। इरिगेशन अगला पॉइंट जो हमारे पास बनेगा वो रेनफॉल का होता है।
ज्यादातर जितने भी आपने क्रॉप्स डिस्कस की उसमें आपका अगर एवरेज करेंगे तो 75 से 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है सभी क्रॉप्स के लिए। अगर किसी भी एरिया के अंदर आपका इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है तो वी कैन डू एग्रीकल्चर विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो अलग अलग स्टेट है। सबसे पहले राइस की अगर आप बात करेंगे तो राइस सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। फिर उसके बाद अगर आप वीट की बात करेंगे तो यूपी में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, महाराष्ट्र में होता है। इस तरह से अलग अलग क्रॉप्स। कॉटन की अगर आप बात करेंगे तो गुजरात में सबसे ज्यादा होती है। टी की अगर आप बात करेंगे तो वो आपका आसाम में सबसे ज्यादा होती है। रबड़ की बात करेंगे तो आपका कर्नाटका है, कर्नाटका केरला और तमिलनाडु की जगह आपका है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। कॉफी भी हमारे पास यहीं पर है। इवन आपका जो हॉर्टिकल्चर में बनाना वगैरह उगाया वो भी यहाँ पे उगाया जाता है आपका। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमारे पास रहेंगे हर एक क्रॉप्स के। तो आपको प्रोड्यूसिंग एरियाज आपको लिखने हैं, उसके लिए आपका मैप वर्क भी आपको करना पड़ेगा उसके साथ साथ। मैप वर्क आपका जब हम मैप वर्क स्टार्ट करेंगे तो हम मैप वर्क इसमें कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट क्रॉप्स के बाद आपने अलग से हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था कि इंडिया की जो एग्रीकल्चर है उसमें कौन कौन से टेक्निकल रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर की क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि क्या क्या इंडिया की एग्रीकल्चर के अंदर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम्स हमने जाना कि पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर कम है। दूसरा, मॉनसून पे हमारे पास डिपेंड करती है। इसके साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, और डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमारे पास टेक्निकल डेवलपमेंट है वो इतना ज्यादा हमारे पास हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास जिनको देखते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे स्टेप लिए हुए। स्टेप में आपने टेक्निकल डेवलपमेंट आप कह सकते हो आपका। इसके साथ साथ आपका जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है वो किए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या लॉस है, वो आपको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो हमारे इम्पैक्ट था या कह सकते हैं आपका क्या कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का इन इंडियन इकोनॉमी, तो वो हमने डिस्कस किया। इंडियन इकोनॉमी के अंदर पहले इंडिया की इकोनॉमी टोटली हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके ट्रेंड हमारे पास डाउन आ गया है, डिक्लाइन हो रहा है। और ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात नहीं है कि जिस कंट्री की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती हो और वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें 52% तक वर्क कर रही है और उसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये किसी भी कंट्री के लिए उसकी बात होती है। सीरियस कंसर्न हमारे सामने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। देखिए, फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ये हमारे पास चैप्टर भी होगा, अभी आपका ग्लोबलाइजेशन से रिगार्डिंग आपका चैप्टर आएगा। इकोनॉमिक्स का ये चैप्टर भी है, आपका चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। बहुत सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं आपका कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि आज हमारे हमारे इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो वो प्रोडक्ट वी आर गेटिंग एट आवर डोर स्टेप, हमारे बड़े आराम से हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल हो पाता है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है वो आपस में इंटरलिंक्ड हो। यानी कि कोई चीज जो हमारी अमेरिका में बन रही है वो इंडिया में अवेलेबल हो जाती है, इंडिया की कोई चीज जो अमेरिका में अवेलेबल हो जाती है। तो ये आपस में जो डिफरेंट कंट्रीज उनकी इकोनॉमी जो आपस में लिंक हो गई है, इसी को हमने ग्लोबलाइजेशन बोला है। तो ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर उस पर काफी असर पड़ा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री की अगर मोनोपोली हो एक चीज पे या फिर आपका बहुत सारे लोग आपके वहाँ पे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। एक अकेला आदमी कोई चीज बेच रहा था, जैसा भी प्रोडक्ट था वो चल रहा था, एक बहुत सारे लोग आ गए उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो अब उस आदमी को उन प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड भी करना पड़ेगा, उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इंडियन फार्मर्स को भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट न्यू फिनोमिना फॉर ग्लोबलाइजेशन। जो हमारे पास वो कोई नया कंसेप्ट नहीं है, काफी लंबे समय से आप आज की बात कर रहे हैं। ये तो 1990 के 1990 की बात लेकिन इससे पहले हमारे पास एक वर्ड आएगा आपका सिल्क रूट। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर तो सिल्क रूट्स पहले हुआ करते थे। सिल्क रूट्स के थ्रू पूरा वर्ल्ड आपस में कनेक्टेड था। जैसे आपने जाना कि पहले हमारे इंडिया को जो डिस्कवर किया गया था वास्को ड गामा ने इसको डिस्कवर किया, उसके बाद
हमारा सी रूट डिस्कवर हो गया, तो यूरोपियन कंट्री इंडिया में आने लगे। वो आने का जो कारण था वो स्पेशली क्या था आपका कि वहाँ पर जो लोग थे वो ना, जो बनता था आपका वो बिना स्पाइसेस का होता था, मतलब वहाँ पे मसाले नहीं होते। आज भी इंडिया मसालों में लीडिंग प्रोड्यूसर है और ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो इंडिया से स्पाइसेस वगैरह हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं। कॉटन और स्पाइसेस आज भी हमारे पास मेन मटेरियल है। आप सबको पता है इंडिया को जो कॉलोनी बनाया गया था वो भी किसकी वजह से बनाया गया था, बिकॉज ऑफ द कॉटन और इन चीजों की वजह से ही हमारे इंडिया को कॉलोनी बनाया गया था, कॉलोनाइज किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, बिकॉज इंडिया का जो कॉटन था वो बहुत फेमस था। तो ये सारी चीजें सिल्क रूट्स के थ्रू यूरोपियन कंट्री में जाते थे और वहां पर भी ग्लोबलाइजेशन होता था। लेकिन 1990 के बाद अगर हम बात करेंगे 1990 आफ्टर 1990 सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। इससे पहले ग्लोबलाइजेशन था लेकिन गवर्नमेंट्स ने अपनी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई, हमारी सरकार ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर। बाहर से कोई भी सामान जो मंगवाते थे उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज होती थी, ट्रेड बैरियर्स होते थे। बट आफ्टर 1919 जब सभी ने मिलकर यूएनओ ने डिसीजन लिया कि हम लोग ट्रेड बैरियर्स को हटाएंगे और जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेटेड करने की कोशिश करेंगे। 1990 के बाद गवर्नमेंट ने पॉलिसी अडॉप्ट की। पॉलिसी कौन कौन सी अडॉप्ट की इंडिया के अंदर? वो हमारे पास लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब बाहर से जो कंपनियां आ रही है अपना जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है वो बड़े आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते, उनके लिए किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो, ये गवर्नमेंट उनको छूट दे दे किसी भी अपने अपने यहाँ के रिसोर्सेज का यूज करने के लिए। उसी के बाद से देखिए इंडिया के अंदर 1992 के बाद बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ पे स्टैब्लिश हो गई हैं। जैसे आपका जोन बने हुए हैं, निमराना के अंदर इंडस्ट्रियल जोन बना हुआ, स्पेशल जैपनीज जोन आपका बना हुआ है। तो ये किसकी वजह से है? लिबरलाइजेशन पॉलिसी की वजह से ऐसा हुआ है। ग्लोबलाइजेशन भी यही हुआ है, आपको ऑब्वियसली बात है कोई भी प्रोडक्ट बाहर से इंडिया के अंदर आ सकता है और इंडिया का प्रोडक्ट बाहर जा सकता है। ठीक है, एक तरह से तो ये हमारे पास एज अ कंज्यूमर अगर हम बात करते हैं तो इट इज बेटर फॉर अस, हमारे लिए अच्छा ही हुआ है। लेकिन फिर भी ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा उल्टा असर पड़ता है इस चीज का। अगला हमारे पास होता है प्राइवेटाइजेशन, वो अभी प्रोग्रेस आपका चल ही रहा है। गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर रही है ताकि प्राइवेट कंपनियां अपना इन्वेस्टमेंट करें और जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट का क्या मिले मौका मिले। लेकिन इसका import of the various agricultural goods around the world, अब इससे हुआ क्या जब ये पॉलिसीज को लागू किया गया, यानी कि लिबरलाइजेशन पॉलिसी को लागू किया या अब तो ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी को लागू किया, प्राइवेटाइजेशन को लागू किया, तो हुआ क्या जब पहले इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट नहीं होते थे क्योंकि हमने ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए थे। लेकिन जैसे ही 1990 के अंदर ये पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया तो उसमें बहुत सारे वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हम लोग बाहर से इंपोर्ट करने लगे। बाहर से इंपोर्ट करने से इंडिया के अंदर बाहर के प्रोडक्ट्स आना शुरू हो गए। बाहर के प्रोडक्ट आने से क्या हुआ, जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे वो एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा कि दे वर नॉट एबल टू कम्पीट विद प्रोडक्ट्स विद डेवलप्ड कंट्री, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री का जो प्रोडक्ट होता था उससे इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो कम्पीट नहीं कर पाते, यानी कि मुकाबला नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है, जब दो लोगों के बीच में कंपटीशन होगा तो जो ताकतवर होगा वो जीत जाएगा और जो ताकतवर नहीं है, कमजोर है, हार जाएगा। तो आप कह सकते हैं आपका जो बाहर से प्रोडक्ट आ रहे थे वो ताकतवर है और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास कैसे हैं? दे आर कमजोर है। तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया का प्रोडक्ट क्या है आपका? ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूसर है वो हमारे पास क्या है आपकी आपकी ज्यादा कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे किसके साथ, और इनका जो प्रोडक्ट्स आ रहे थे उनके साथ। अब एक तो हमारे पास इसमें कल जाना था कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे करके अपनी पॉलिसी को चेंज कर रही है। जो सब्सिडी इंडिया के फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती थी वो सब्सिडी देना बंद कर दिया है गवर्नमेंट। अब इससे हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट की सब्सिडी बंद करने की वजह से एग्रीकल्चर के लिए जितने भी इनपुट्स होते हैं उन पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और इससे जो प्रोडक्ट जो बनता है यानी कि एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हो रहा है उस पर बहुत ज्यादा खर्चा आता है। लेकिन खर्चा तो ज्यादा हो गया, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो जो प्रोक्योर करती है या फिर एमएसपी जो प्रोवाइड करवाती है उस एमएसपी की वजह से किसानों की जो इनकम है वो ज्यादा नहीं हो पाती।
तो ये वर्ल्ड का जो प्रोडक्ट इंडिया के अंदर आया तो उसका कॉम्पीट नहीं कर पाए। कंट्री के जो फार्मर हैं वो मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। कारण है कि फॉरेन जो फॉरेनर्स जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ के फार्मर्स को वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, बहुत सारी छूट देती है, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को सस्ते दामों पर अपनी गवर्नमेंट को बेच देते हैं और गवर्नमेंट फिर उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उस एरिया में सेल करते हैं जहाँ पर वो महंगे दामों पर बेचा जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है हमारे पास, जो इंडिया के प्रोडक्ट है वो कंपैरेटिवली क्या हो गए हमारे पास, महंगे हो जाते हैं हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर तो गवर्नमेंट है वो अपने मनमाने दामों पे खरीद रही है और किसान बड़े आराम से बेच भी देते हैं दामों पर। क्यों? क्योंकि उनको सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट देती है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने सब्सिडी देना क्या करती है। अब ये हमारे पास सबसे बड़ी समस्या आ गई कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्पीट नहीं कर पाते इस वजह से ग्लोबली। देन इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द कॉस्ट। अब हुआ क्या, इंडियन एग्रीकल्चर बेचारे कह सकते हैं, जो फार्मर है वो अब दोराहे पे आ गए। एक तरफ तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं कर रही है, किसी तरह की सब्सिडी नहीं दे रही है, दूसरी तरफ एक और सिचुएशन आ गई, ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब उनको कॉम्पिटिशन का भी सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे करके हुआ क्या, इसके साथ साथ उनके पास दूसरा कोई वर्क नहीं है करने के लिए, उन पे बर्डन बहुत ज्यादा है। हम लोग डिस्कस एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सिचुएशन में होगा, पॉपुलेशन हमारे पास इंक्रीज हो रही, क्रॉस वर्ड पे क्यों है आपका, पॉपुलेशन हमारे पास बढ़ रही है, इसके साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही तो डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन जो इनकम है फार्मर्स की वो हमारे पास डिक्लाइन हो, यानी कि वहाँ पे उनकी इनकम इतनी ज्यादा हो नहीं पा रही। कारण क्या है आपका कि अब फिलहाल एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग ग्रो करते हैं तो बहुत सारा पैसा खर्च होता है, और जब प्रॉफिट निकालते हैं आपका तो लगभग आपका नील के बराबर प्रॉफिट आता है। दैट्स व्हाई जो फार्मर्स हैं वो एग्रीकल्चर करने के लिए रेडी नहीं है। गवर्नमेंट इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि अगर ग्लोबल प्रोडक्ट्स के साथ अपने आप को कम्पीट करना है तो हमें अपने अपने किसानों को बेनिफिट्स तो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। So proper thrust should be given to the improvement of the small farmer। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या 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 आवश्यकता है कि भाई इनको ध्यान देने की जरूरत है, जो छोटे किसान हैं उनको बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जा सके इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी दे सकते हैं आपका, या फिर दूसरे बेनिफिट्स हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, या हाई प्रोक्योरमेंट प्राइसेस यानी कि एमएसपी हम लोग ज्यादा कर दें, जिस भी क्रॉप को हमें ग्रो करना है तो वो हमारे पास बेनिफिट हो सकता है। एक सोल्यूशन हमें नजर आया था, जैसे आपने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, आपने पढ़ा कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वर्ल्ड के जो प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में आए, तो उसका मुकाबला करने के लिए 1916 के टाइम में हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन नो डाउट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे जो प्रोडक्ट्स वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए, लेकिन प्रोडक्ट्स इंक्रीज होने के बाद समस्या कहाँ पर आ गई है, आज तो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन है वो खुद अपने आप एक कंट्रोवर्सी में आ गया है। उसकी भी बड़ी समस्या है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हम लोग जो हाई यील्ड के लिए आप कह सकते हैं आपका HYV सीड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, या पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज कर रहे हैं। पहला तो हमने पढ़ा था कि ये लिमिटेड हो गया है, पूरे इंडिया के अंदर फैल ही नहीं पाया ग्रीन रेवोल्यूशन, कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर ही फैला, उसका जो बेनिफिट उठाया गया कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर ही उठाया गया। दूसरा, अब स्टार्ट में तो ये बेनिफिट उठा लिया गया, लेकिन धीरे धीरे करके अब फिलहाल जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं, जो कमियां हैं वो हमें नजर आने लगी हैं। पंजाब जैसा जो फर्टाइल एरिया था वो आज धीरे धीरे करके बैरन होता जा रहा है। तो रीजन क्या है उसका, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स हमने उसमें यूज किया, फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करने से धीरे धीरे करके जो नेचुरल फर्टिलिटी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है हमारी जो जितनी भी लैंड है उसकी। इसके साथ साथ वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम, ओवर इरिगेशन होने की वजह से वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ गई है, कैनाल सिस्टम डेवलप करने की वजह से भी, और जो वाटर लॉगिंग सिस्टम वो आ गया है। तो शुरुआती दौर में तो देखा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये अपने आप में ही कंट्रोवर्सी के अंदर इससे बहुत सारी आपकी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे करके इसको भी क्या कहते हैं आपका डिक्रीज किया जा रहा है, या कह सकते हैं इस पे ज्यादा आपका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ एक ग्रीन रेवोल्यूशन का ऑप्शन, अब हमारे पास सोल्यूशन क्या निकाले भाई, इतनी सारी प्रॉब्लम है, ग्लोबल कंपटीशन हमारे पास आ गया, ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस नहीं हो रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करवा रही है, तो किसान क्या करें। इस सिचुएशन में आगे किसानों को सोचना पड़ेगा भाई क्या करें, क्या से प्रोडक्शन करें, तो प्रोडक्शन करना भी जरूरी है, क्योंकि एज वी डिस्कस्ड इंडिया की इकोनॉमी है आज भी 50 से 52% या 49%, जो मैंने देखा डेटा वो 49% का है।
आज भी 49% पीपल हैं वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर आपका, तो ऑब्वियसली बात है उनके लिए लाइवलीहुड की सिचुएशन है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए? सोल्यूशन में क्या देखा गया, आज हमारे पास कुछ सोल्यूशंस मैंने लिखे हैं यहाँ पर कि ग्रीन रेवोल्यूशन की जगह पर एक और कंसेप्ट हमारे सामने आया, दैट इज जीन रेवोल्यूशन। जीन रेवोल्यूशन में क्या है, देखिए सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। जीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया आपका कि जो हाई यील्ड वैरायटीज के बीज उनमें चेंज किया गया है, और उसमें क्या क्या, जैसे मैंने देखा कि कपास का हमने पेड़ उगाया या राइस का पेड़ हमने उगाया और राइस के पेड़ में क्या लग गया आपका, कीड़ा लग गया, तो उसको खत्म करने के लिए हमने उसके जीन्स में ही ऐसा कुछ चेंज कर दिया ताकि उसमें वो कीड़ा ना लगे और प्रोडक्शन हमारे पास क्या हो, ज्यादा से ज्यादा। या फिर हमने हाइब्रिड कर दिया है उसको, आपने देखा होगा मार्केट में बड़े सारे ऐसे आइटम्स आ रहे हैं आजकल जो हाइब्रिडेड है, जिनको जीन रेवोल्यूशन के अंदर रखा गया। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग। किसानों ने अब फर्टिलाइजर्स को छोड़कर क्या करना स्टार्ट कर दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग का करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो नेचुरल फर्टिलिटी उसके द्वारा ही प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। एंड ये प्रोडक्ट क्वालिटेटिव बहुत अच्छे होते हैं, तो काफी ज्यादा इनका जो डिमांड है वो हमारे पास बनी हुई है। नेक्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर। अब किसानों को ये बोला गया है कि आप अपना हॉर्टिकल्चर यानी कि जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो, हॉर्टिकल्चर मैंने बोला था कि ग्रोइंग ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ऐसे क्रॉप्स उगाएं जो किसानों के लिए बेनिफिशियल हो। अब सिंपल सी बात है, अगर हम लोग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर करते रहेंगे, हम ग्रेन ही उगाते रहेंगे, तो फिर किसानों को इतना ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं। तो ये बोला जाता है कि आप हॉर्टिकल्चर हो गया या आपका प्लांटेशन हो गया, इस तरह के वर्क कीजिए और इस तरह की क्रॉप्स उगाइए जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे। आप उस क्रॉप को बेचकर उसके बदले में हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका ग्रेन परचेज कर लेंगे विच विल बी बेनिफिशियल, जो हमारे पास क्या रहेगा आपका बेनिफिट। उसके साथ साथ आपका बायोडीजल क्रॉप्स ग्रो करें। अब हमारे पास सिस्टम आ गया, जैसे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, तो कुछ क्रॉप्स हैं जिनके थ्रू हम लोग बायोडीजल जनरेट कर सकते हैं आपका, जैसे कि हमारे पास आपका जोजोबा और जतोरपा का नाम दिया हुआ है। इसके साथ साथ आपका राइस है, उस राइस हो गया, हीट हो गया, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि बायोडीजल हम लोग बना सकते हैं विच इज इको फ्रेंडली। जो इको फ्रेंडली होता है, इस तरह की फसलें उगाएंगे तो उनको ज्यादा प्राइसेस मिलेंगे। देन डाइवर्सिफाई द क्रॉप्स। फाइनली हम क्या कर सकते हैं, आपका हम जो क्रॉप्स है उसको डाइवर्सिफाई करें, यानी कि मैंने जैसे भी बोला कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ना करें। जैसे हम लोग ग्रेन उगाते हुए आ रहे हैं तो ग्रेन ही उगाए जा रहे हैं, ऐसा ना हो। ग्रेन को हटकर हम लोग कुछ ऐसी फसल उगाए, कह सकते हैं आपका कैश क्रॉप से वो आप ग्रो कर सकते हैं आपका, ठीक है। इस तरह की हम लोग क्या कर सकते हैं, फसलें उगा सकते हैं, विच इज द सॉल्यूशन। यस स्नेहल, स्नेहल ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद बेटा हॉर्टिकल्चर लिखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर ग्रोइंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं तो वो हमारे पास एक ऑप्शन है, सॉल्यूशन है। इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ना करके हम लोग इसमें हॉर्टिकल्चर को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बायोडीजल क्रॉप्स आपकी है, जैसे कि इसमें जतोरबा और जोजोबा के नाम दिए हुए हैं यहाँ पे, वो हम लोग उगा सकते हैं, उससे हम लोग बायोडीजल जनरेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास। देन डाइवर्सिफाइंग द क्रॉप्स, लोग सिंपल एक जैसी क्रॉप्स ना उगाएं। जैसे हम लोग गेहूं उगाते तो गेहूं उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं तो राइस ही उगा रहे हैं। इसकी बजाय हम लोग क्या करें, कुछ ऐसी क्रॉप्स उगाएं जो हमारे पास कैश क्रॉप्स हो, जिनको हम लोग मार्केट में बेचें और उनको बेचने के बाद हम लोग जो ग्रेन वगैरह वो आराम से परचेज कर पाए। तो ये कुछ सॉल्यूशन देखे गए हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, कंप्लीट हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारे सामने है। हमारे जो फार्मर्स है दे आर फेसिंग अ स्टिफ कंपटीशन विद द डेवलप्ड कंट्रीज, और हमारे जो फार्मर हैं बहुत कड़ा कह सकते हैं आपका कंपटीशन फेस कर रहे हैं, इसकी वजह से आपका ग्लोबलाइजेशन। इसका सॉल्यूशन वी हैव टू टेक आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस। के लिए हमें सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, जो मैंने लास्ट में बताया आपका जीन रेवोल्यूशन है वो आप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो हो सकता है, हॉर्टिकल्चर है वो हम लोग कर सकते हैं, आपका बायोडीजल जो क्रॉप्स है उनको बढ़ाने में, उनको ग्रो करने में, उनको क्या कह सकते हैं आपका कि प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, या फिर आपकी जो क्रॉप्स हैं वो सिंगल क्रॉप्स ना उगा के आपका आपके जो क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करें, मल्टीपल क्रॉपिंग करें आपका, वो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है रिगार्डिंग टू द एग्रीकल्चर। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो मिनरल्स वाला चैप्टर रहेगा।
लेकिन मिनरल्स वाला चैप्टर हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे एज ऑफ नाउ, क्योंकि हम लोग जो सीबीएसई का पुराने वाला सिलेबस था 70%, पहले हम लोग वो क्लियर करेंगे। कि हो सकता है कि आपको 70% करना पड़े, अगर वो नहीं होगा तो फिर हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है, 5th चैप्टर आपका मिनरल्स वाला है, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका है इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारा आपका इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। नाउ यू कैन स्टार्ट विद योर क्वेरीज। यस, हाँ अतुल बोलो। हम्म। देखो बेटा, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर आप क्या कह सकते हैं, आपका कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं, जैसे मैंने कल बोला था, आपका इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चर बनाए जाएं, एग्रीकल्चर के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए वर्क। ठीक है, वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में हमारे पास बहुत सारे ग्रामीण बैंक हमारे पास लगाए गए। ठीक है, ग्रामीण बैंक बनाए गए हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए गए हैं जो किसानों को सस्ते दामों पर क्या प्रोवाइड करवाते हैं, आपका लोन प्रोवाइड करवाते हैं। इसके साथ साथ आपका स्पेशल बुलेटिन हमारे पास स्टैब्लिश की गई, ताकि किसानों को टाइमली बताया जा सके रिगार्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट पे किस तरह का मौसम होने वाला है। इसके साथ साथ टीवी और रेडियो पर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो किसानों को एजुकेट एजुकेट करते हैं। एजुकेट में क्या बताते हैं, आपका भी कौन सी फसल उगानी है, कौन सी फसल के लिए कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, और कौन से ऐसी जगह पर जाकर वो अपने क्रॉप्स के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। तो ये सारा अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होते हैं आपके, वो चलाए जाते हैं आपके, वो हमारे पास टेक्निकल टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और टेक्निकली डेवलपमेंट हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी बना दी गई है, आपका मेट्रोलॉजिकल स्टेशन हमारे पास बनाए गए हैं। तो ये सारे ही रिफॉर्म्स जो हमारे पास आती हैं आपके टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर। बहुत सारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वो बना दी गई है ताकि वहां पे रिसर्च किया जा सके। और HYBC ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने जाना था इससे पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन को लागू किया गया, लेकिन उनकी अपनी लिमिटेशन है कि भाई वो सिर्फ पूरे इंडिया के अंदर नहीं फैल पाया, वो एक लिमिटेड एरिया तक के सीमित रह गया था। इससे पहले लैंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स चलाए गए थे, पूरा लैंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स हमारे पास चलाए गए हैं कि इस तरह से जो सेम प्लॉट पे हम लोग प्रोडक्शन को क्या कर सकते हैं, आपका इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल रिफॉर्म, तीन अलग अलग क्वालिटीज के अंदर प्रोडक्ट। आई होप यू गॉट इट। चलिए और बताइएगा बेटा, एनी अदर क्वेरी किसी की भी? स्नेहल, डू यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके फाइन, नेक्स्ट इज इमेज के नाम से कौन है बेटा? Who is this इमेज? क्वेरी है बेटा कोई इमेज? देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब हो गया बेटा, देखो जैसे हमने फ्रीडम, हमने इंडिया को फ्री किया था 1947 के अंदर। आफ्टर फ्रीडम इंडियन पीपल वर वेरी स्कैर्ड अबाउट कि कहीं दूसरी कंपनी आके फिर से इंडिया को क्या करना, करने कंट्रोल ना कर। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, जो बाहर का इन्वेस्टमेंट था इंडिया के अंदर, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस ट्रेड बैरियर्स को लगा दिए गए थे। उन ट्रेड बैरियर्स के अकॉर्डिंग फॉरेन का जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको लोग FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता था, उसके लिए बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती थी इंडिया की गवर्नमेंट से। तो ये सिस्टम था पहले, बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया आपको परमिशन लेनी होगी इंडियन गवर्नमेंट से, इसके जितने भी पैरामीटर्स उनको क्लियर करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको किसी इंडिया की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा, एंड मोर मच मोर। ऐसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोज करे हुए थे। लेकिन 1990 के बाद हमारे पास ये बहुत साफ बोल दिया गया कि आप जो जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं, जिन पे इम्पोर्ट ड्यूटीज लगी हुई हैं, वो हटा दे, और फॉरेन के जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको इंडिया के अंदर, इट्स कॉल्ड द लिबरलाइजेशन, लोग लिबरल पॉलिसी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, रिमूविंग द ट्रेड बैरियर्स ऑन द, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं हमारे पास, रिस्ट्रिक्शंस है, उनको रिमूव करना ही हमारे पास क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। गॉट इट? Any other query? Okay. Now
Who's this? Navdeep? No query. मुकुल बेटा कोई क्वेरी? महक बोलिए बेटा, क्वेरी है कोई? एमएसपी होता है बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, ये क्या होता है, गवर्नमेंट हर साल डिक्लेयर करती है कि आपकी जो क्रॉप होगी, गेहूं होगा, चावल होगा, या जो भी फसल होती है उसको किस रेट पर गवर्नमेंट परचेज करेगी, इसको हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एनी अदर? आशीष? आशीष यादव, एनी क्वेरी? संदीप? एनी अदर क्वेरी? संदीप? नो, वॉइस नहीं आई आपकी बेटा। हर्षित? डन। सौरभ? सौरभ, वेरी गुड। सागर? ओके, वैसे आपकी क्वेरी कम होती है सागर, है ना? निशांत? निशांत कोई क्वेरी बेटा? नेक्स्ट नाइट चिल्ड्रन, कोई क्वेरी बेटा? चलिए फाइन, तो डिस्कनेक्ट कर दीजिए अभी आपका, फिर कल आपका नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला, हम लोग चैप्टर स्टार्ट। ठीक है, चलिए सी यू टुमारो, टिल देन हैव नाइस टाइम, बाय, सी यू। डिस्कनेक्ट कर दीजिए बेटा आपसे, ठीक है। डिस्कनेक्ट कर दो बेटा सभी।